So what I mean to say is option number A is not possible because in option number A दोनों के अंदर ही ऑक्सीडेशन नंबर उसका डिक्रीज हो रहा है. So option number A goes out of question. Option number B देखो, ऑप्शन नंबर बी के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये +5 है ना, +5 से +6. अच्छा इसके अंदर भी देख लो, दोनों में डिक्रीज ही हो रहा है ना, इसमें भी एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है. अच्छा इधर देख लेते हैं सर, एक का जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो दैट्स ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2 ना, 1 हाँ, एक का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. ठीक है, और दूसरे के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इनका रेशो सेम नहीं है ना. देखो अगर ये 1:1 के रेशो में होते तो ऑप्शन बी होता, क्योंकि उधर लिखा हुआ है 3:1 का रेशो है. तो 3:1 के रेशो के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका तो एक एक जो है ना उसके अंदर 1:1 का चेंज आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये 1:1 के रेशो में अगर होते तो ये करेक्ट होता कि +5 से +6 हो जाता और +5 से +4 हो जाता, लेकिन ये 3:1 के रेशो में है, तो इसका मतलब ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर सी पर आओ. ऑप्शन नंबर सी में +5 से +7 इंक्रीज है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और +5 से -1 ये कितना चेंज आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और ये आपके 1:3 के रेशो में ये फिट हो जाते हैं. डी को भी चेक कर लेते हैं. इसका ऑप्शन डी नहीं था, आंसर सी है. बस इसमें तो नजर आ रहे हैं ना. देखो अब 2:6 का रेशो है, तो अगर 3:1 का रेशो होगा तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई बाय करोगे, 1. सो हो गया 3:1 का रेशो. 3:1 का रेशो आ गया ना. सो 3:1 का रेशो आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. अगर ऑप्शन नंबर डी होता, लेट्स चेक डी. ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, +5 से +7. ठीक है, ये कितना डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और +5 से कितना है, +1 ना, 4 इलेक्ट्रॉन गेन. सर इसका तो 1:2 का रेशो होगा ना. अब इसके इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, तो ये 2:1 का रेशो होगा. 3:1 का अगर क्वेश्चन में होता है ना रेशो ऑफ 2:1, तो फिर ये आंसर होता. तो ये भी गलत हो गया. समझ में आया, 3:1 के रेशो के अंदर क्या होगा. ठीक है, इसका ऊपर वाले का रेशो 1:1, ऊपर वाले का रेशो 1:1, सेकंड वाले का 3:1, उसका 2:1. पहला वाला तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों में गेन गेन हो रहा है. ठीक है, नॉट पॉसिबल, गेन गेन. ठीक है, नॉट पॉसिबल. ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. और बोलो जल्दी जल्दी. क्वेश्चन 10. बेटा 10 के अंदर तो आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज इक्वल है. बस 10 के अंदर तुम्हें देखना है कि कौन सी चारों में से आप चार्ज चेक करें. ए का चार्ज चेक करो जरा, रिएक्टेंट साइड का ओवरऑल चार्ज निकालो, +14. प्रोडक्ट का निकालो ओवरऑल चार्ज, कितना है, +10 आएगा. ऑप्शन नंबर 1 का आप ओवरऑल चार्ज रिएक्टेंट का काउंट करें ना चार्ज. बेटा तुम्हारे पास बुक नहीं है, शाबाश. सर ये जूम इन नहीं हो सकते, ये ऐसे ही नजर आते हैं, इसके प्रोजेक्शन जूम इन नहीं होती. आप काउंट करें इसका चार्ज, टोटल चार्ज. क्या हो गया, चार्ज काउंट करने में इतनी देर लग रही है. रिएक्टेंट का चार्ज क्या है, हाँ हाँ बैलेंस कर लो, एक ही बात है, वो बात सेम ही है ना. चार्ज ही बैलेंस होता है ना. लंबा काम है, हर इक्वेशन को बैलेंस करोगी. इससे बेहतर नहीं है चार्ज चेक कर लो किसमें इक्वल है. और बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा काम है ना. आप ये देख लें कि चारों में से कोई एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसकी दोनों साइड के चार्ज बराबर है. वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा ना कि हमें कितना चेंज निकाले फिर उसको मल्टीप्लाई करना. बहुत लंबा काम. नहीं हो तो जाएगा उससे, लेकिन काम बहुत लंबा है. ठीक है,
तो आसान तरीका ये है कि आप चारों इक्वेशंस के चार्जेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चेक करें, सिर्फ एक के अंदर बराबर निकलेंगे और वो है सी। बाकियों के अंदर या तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा या एटम बैलेंस नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चक्कर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10। अगला बोलो। 11 भी करना है? ना करो यार, ऐसा नहीं करो यार। 11 में देखें क्या है। 11 में उसने तुम्हें, पहले सवाल पढ़ लें। मैं जरा इसकी तस्वीर अच्छी वाली डाल लूं क्योंकि बहुत विजिबिलिटी नहीं है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें कौन सा पेज है, ये पेज 137। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें तुम चेंज कैलकुलेट कर लो। देखो चेंज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसका चेंज कैलकुलेट करेंगे। आप लोग क्या करें कि आयरन का चेंज इसने, पहले मैं सवाल आपको जरा पढ़ के समझा दूं। ठीक है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, उसने कहा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी, आंसर द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस between NH3OH plus and acidified iron 3 ions NH33 plus. The products are iron 2, तो इसका मतलब है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 से क्या हो रहा है +2 H plus and a compound of nitrogen. The mole ratio of the reacting hydroxy aluminum ammonium ion reacting with iron 3 plus is 1:2. Which nitrogen containing compound could be formed? सर देखें इसके अंदर क्या होगा, मैंने कैसे किया है। सबसे पहले तो आयरन का चेंज निकाल लो ना। आयरन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आयरन आ रहा है 3 प्लस से 2 प्लस, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। आयरन का जो चेंज आ रहा है वो 3 प्लस से 2 प्लस। आयरन के कितने मोल्स हैं? 2, तो इधर भी 2 कर दें और इधर भी 2 कर दें। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1:2 का रेशियो है। एक आयरन में कितना चेंज आएगा? 1 का चेंज आ रहा है ना, यानी +3 से +2, 1 का डिक्रीज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 है ना, सो 2 के अंदर कितना चेंज आएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ 1 ना, ट्वाइस ऑफ 1। तो एक के अंदर तो एक का चेंज रहा है लेकिन 2 मोल्स हैं तो ट्वाइस ऑफ 1। इसका मतलब कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सर, ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? सर अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब है वो जो दूसरा आयन है उसने 2 लूज किए होंगे, यही मतलब है इसका। अच्छा अब देखें वो जो आयन है उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने पहले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। जरा NH3OH प्लस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें नाइट्रोजन का। निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। NH क्या है? 3OH प्लस, यही है ना। पूरे का कितना है? नाइट्रोजन को मैंने कर दिया X प्लस 3 टाइम्स +1 प्लस -2, OH का कितना होता है +1, H का +1, और ओवरऑल का चार्ज क्या होगा? +1, सॉरी +1। इससे X की वैल्यू निकाल लो। X की वैल्यू आ रही है -1। X है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन। सर अब इसको मुझे, अच्छा इसका रेशियो 1 है ना, इसका 1:2 का रेशियो, इसका अंदर इसका 1 मोल है क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब है नाइट्रोजन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है N शुड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो चेंज आना चाहिए वो भी 2 का आना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर शुड इंक्रीज बाय 2।
इंक्रीज बाय 2। सर -1 से 2 का बढ़ाएं, ठीक है। सो आपको वो निकालना है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है नाइट्रोजन का। अब ऊपर ऑप्शन में चेक करो कि +1 किसके अंदर है ऑक्सीडेशन नंबर, बी के अंदर है, ठीक है। पहले आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे डिसाइड किया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +1 इन क्या है बी, N2 इन N2, ठीक है, इसलिए बी आंसर है आपका। बाकियों को चेक कर लो, किसी के अंदर +3 आएगा, किसी के अंदर कोई +4 आएगा, कुछ और किसी में -3 आएगा, अलग अलग आएंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 इन दिस। समझ गए? आप मुश्किल काम कर रही हैं। अब बैलेंस के लिए आपको बाकी चीजें कैसे पता क्या है, बस बताएंगे, पुट किया आपने, हो जाएगा ऐसे भी, लेकिन काम लंबा नहीं है वो। चलिए अब चलें, ओके। 12 लॉजिक सबको समझ में आ गई, ये कैसे हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगला 23, 11 के बाद सीधा 23, बाकी हो गए सारे। क्या बात है यार, चैंपियन बच्चे तुम लोग। अच्छा ये जो 22 है ना, ये हम अभी पढ़ेंगे यार, ठीक है। इन्होंने आउट ऑफ, ये कैटलिस्ट का है। आपको समझ में आ गया था ये इसका आंसर 22 का, ये 23 है, हाँ ये 23 है, ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये बेसिकली इस टॉपिक से ज्यादा कैटलिस्ट का एक वो है। सो चलें मैं आपको इसको जरा करा देता हूँ। सर ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस, उसमें लिखा हुआ भी है एक्चुअली ऑटो कैटालिटिक क्या होते हैं। तो अगर आप देखें, उसने कहा ऑक्सीडेशन आइन अग्नेट वेरी, अच्छा उससे कहा Mn2+ कैटलाइज द रिएक्शन। आप Mn2+ देखें है कहाँ, प्रोडक्ट में है ना, सबर करो। मार्च का पेपर तुम्हें पता है कहाँ होता है, इंडिया में। बदमाशी देखे ना आप इंडिया की, उन्होंने अपने लिए अलग पेपर रखा है मार्च वेरिएंट, क्योंकि उनका जो है ना वो जून वाले क्लैश करते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लिए अलग पेपर रखे हैं। बहरहाल सर देखें इसके अंदर क्या होगा। उससे कहा विच ग्राफ शोज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड मैग्नेट 7 वेरीज। सर मैग्नेट 7 पता है कौन सा है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 किसके अंदर है, इसके अंदर है MnO4 वाले की। ये है, जिनको नहीं पता ना मैग्नेट, ये है सर, ये जो एसिडिफाइड मैग्नेट है ना, ये वाला है, ये वाला, ये समझे, ये है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन वो कह रहा है कैसे चेंज होगी, तो आपको जरा समझा देते हैं। अच्छा उसने कहा हुआ है कि जो कैटलिस्ट है ना वो Mn2+ है। सर आप इसका जरा साइंस समझे, इसके क्या होती है। रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, सो रिएक्शन जैसे स्टार्ट होता है ये Mn2+ आइंस बनने लगते हैं। जब ये Mn2+ आइंस बनने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो ये शुरू के अंदर क्या होता है, रिएक्शन कैटलाइज। सर एक तो इसके अंदर ना दो ऑप्शन को तुम लोग वैसे ही डिस्कार्ड कर दो। सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी बढ़ सकती है टाइम के साथ। सर रिएक्टेंट तो यूज अप होगा ना, कोई भी रिएक्टेंट है आधे घंटे बाद तो वो कम हो जाएगा, चाहे कैटलिस्ट हो या ना हो। सर रिएक्टेंट का मतलब है विच रिएक्ट्स, सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन नॉट इंक्रीज विद टाइम, नॉट पॉसिबल, किसी भी दुनिया के रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो पहली बात तो ये, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी गोज आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैन नॉट इंक्रीज, cannot increase with time, ठीक है। तो सर वो, तो इसलिए ए और डी गोज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब रह गया
सर अब आप देखें इसके अंदर क्या होता है, सी और डी के अंदर क्या फर्क है सर? जैसे जैसे कैटलिस्ट प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर कैटलिस्ट बनेगा, सो कैटलिस्ट बनने से वो क्या करता है, उसकी कंसंट्रेशन देखो। कैटलिस्ट का मतलब क्या है? कैटलिस्ट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी है या सी है? बी है, पक्की बात है, चेक करो। बी है, ऑटो कैटालिटिक है ना, ठीक है, सही है। अच्छा उसने कहा हुआ है इथेनॉल डाइऑक्साइड इज वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। अच्छा ये भी उसने लिखा हुआ है, बस बात समझ में आ गई ना। सर देखें अब क्या होगा, आप अगर देखें इसका जो ग्रेडियंट है ना ग्राफ का, ये आपको रेट ऑफ चेंज बता रहा है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। क्योंकि जितना इसका स्टीप ग्रेडियंट होगा मतलब ज्यादा चेंज आ रहा है, जितना इसका लेस स्टीप ग्रेडियंट होगा उसका कम चेंज आ रहा है। अब उसने एक लाइन पहले लिखी है, बड़ी क्रिटिकल लाइन है, वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। तो शुरू में जब रिएक्शन शुरू होता है ना तो रेट बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे होता है, और Mn2+ भी अभी बहुत कम बने होते हैं क्योंकि बिल्कुल रिएक्शन शुरू हुआ है, Mn2+ इज हार्डली फॉर्म। रेट इज स्लो, रेट स्लो है इसका मतलब यह है कि चेंज कम आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है। जब Mn2+ ज्यादा बनने लगता है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। अब स्पीड बढ़ने से क्या होता है, उसका चेंज तेज हो जाता है, एकदम उसकी कंसंट्रेशन तेजी से डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तेजी से क्यों डिक्रीज होने लगती है भाई? क्योंकि Mn2+ बनना शुरू हो गया। जितना ज्यादा कैटलिस्ट होगा उतना रेट क्या हो जाएगा? फास्ट। जितना रेट फास्ट होगा उतना इसकी कंसंट्रेशन तेजी से कम होगी। यही होता है ना रेट फास्ट, के रिएक्टेंट इज यूज्ड अप फास्टर, ठीक है। तो एकदम लड़क करके ड्रॉप मारता है ये, ठीक है सर। मैं इधर क्लोज क्लिक कर रहा था ये हालात तो है टेक्नोलॉजी यूज करके। सर इसके अंदर तो ये बिल्कुल उल्टा है ना, इसके अंदर क्या है, शुरू में तेज बाद में स्लो। सर ये तो कैटलिस्ट जब ज्यादा होगा तो रेट तेज होगा ना। फिर जब बिल्कुल कंप्लीशन पे आ जाता है ना रिएक्शन, तो इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हम कहेंगे फिर ये रिएक्शन रेट आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये रिएक्शन का रेट इसलिए बहुत एंड में आप देखें तेजी से चेंज नहीं आता, क्योंकि कोलिजन बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट जब बहुत कम हो जाता है ना तादाद में, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो फिर उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने लगता है। तो ये फैक्ट है। तो इसके अंदर देखो दो बातें बता दूं तुम लोगों को। इसके अंदर रीजन मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, इसका रीजन नेक्स्ट स्लाइड पे, रीजन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा मैं एक ना सॉल्व इसकी बुक कंपाइल कर रहा हूँ, सारे जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, आई थिंक इस हफ्ते इंशाल्लाह वो बुक मेरी कंप्लीट हो जाएगी। फिजिकली तो मैंने कर लिया है, मैंने हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करके पूरे बाकायदा वर्किंग के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सो वो मैं बुक इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद तैयार हो जाएगी, तो आई टेल यू कि वो बुक अवेलेबल कहाँ से होगी। आई थिंक मैं काफी अरसे से इस पर काम कर रहा था, मुझे तकरीबन साल हो गया है, अब इट्स ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है वो किताब। तो उसके अंदर मैंने हर टॉपिक के 50 सॉल्व एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ए लेवल में ऐसी किताब नहीं मिलती है। मैंने देखा है ओ लेवल तक तो मिल जाती है, ए लेवल में सॉल्व। तो वो जो 1000 एमसीक्यूज वाली बुक है, एक वो सिंगापुर के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे यहाँ हमारे वेरिएंट के क्वेश्चन नहीं होते हैं जी। हाँ पास पेपर के हर टॉपिक के मैंने ना 50 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, फ्रॉम सोल्यूशन लिखा हुआ है हर हर सोल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। चलिए उसके अब थोड़ा सा मैं उसके एक ऐप भी बना रहा हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल उसकी हार्ड कॉपी होगी। अच्छा देखो अब इसमें देखो, मैंने आपसे कहा कि इनिशियली रेट इज स्लो, रेट इज स्लो, ठीक है। सो चेंज, जी फिजिक्स से भी बना रहा हूँ मैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बनाई है मैंने। फिजिक्स के भी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हैं, हाथ 50। इनिशियली रेट इज स्लो, सो चेंज इन concentration of reactant Mn2+, reactant Mn2+ is slow, ठीक है। तो शुरू में रेट स्लो होता है, सो जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है दैट इज Mn2+ नहीं MnO4-, ठीक है, इज स्लो। अच्छा एज Mn2+ इज फॉर्म्ड, जैसे जैसे Mn2+ फॉर्म होता है, इट increases the rate
हेंस जब वो रेट बढ़ाता है, हेंस द डिक्रीज the rate of change of concentration of MnO4 becomes faster. समझे बच्चों? तो ये जो ग्राफ में ये दो चीजें हैं ना, कंसंट में आपको जरा इसका ग्राफ में बस इतना काफी है बच्चों, पूरी बात देखो ग्राफ में ये जो अभी देखो ना इधर है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 है। तो शुरू में देख रहे हो ये यूं, फिर यूं, फिर यूं है ना, तो ये वाला है, ये वाला, और ये वाला ये है। समझे? चलो आगे बढ़ो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। और बोलो 28। नहीं 28 आप, क्योंकि मैंने क्रॉस किया वैसा इस टॉपिक का नहीं है। हाँ ये नहीं है, ये हम जब ग्रुप 17 पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं आप लोगों को इनकी लॉजिक बताऊंगा कि क्लोराइड और आयरन, इसको भी छोड़ दो, ये आप नहीं कर सकते। 28 आफ्टर लिखो, आफ्टर ग्रुप 17। 28 इज आफ्टर ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 का सवाल है, ग्रुप 17 क्वेश्चन। ठीक है आगे बढ़ो और बोलो 35। थर्टी फाइव भी आप नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनिक का है, आफ्टर ऑर्गेनिक क्वेश्चन। सर 35 ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, 35 ऑर्गेनिक के बाद, इसके बाद कौन सा 45। एक सेकंड बेटे मैं निकाल लूं। जी बोले इसमें यही है ना 45? अच्छा जी जी, अच्छा एक सेकेंड भाई, जिसने सॉल्व किया है वो इनको जवाब दें। अब बताए ना, रीजन समझाए ना इनको। इसमें सवाल में उसने पूछा है कि इन विच स्टेप द चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिफरेंट। सर निकाल लेते हैं जरा, क्या निकाले आपने ऑक्सीडेशन नंबर पहले? एक सेकेंड, NO3 माइनस है ये, तो +5 आएगा इसमें। माइनस साइन आपने लगाया था, वेरी गुड मेरे बच्चे, माइनस के बगैर करे आ रही हो तो फिर यही होगा। इसमें कितना आ रहा है? +3। अगले वाले में NO, अब इसमें माइनस नहीं है, +2। फिर अगला वाला है N2O, इसमें +1 है, एक का +1 है ना, और N2 का तो 0 है। तो सर पहले में ही मुझे चेंज नजर आ रहा है सबसे बड़ा, बाकी में तो 1-1 का आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर A B C D, जाहिर है ऑप्शन A के अंदर ये वाला जो चेंज है ये सबसे बड़ा है, A। तो माइनस साइन का लगा के करो ना, माइनस साइन के बगैर करोगी तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगा, मिटा हुआ है। बाकियों को कैसे नजर आ गया? पता नहीं, वो हो सकता है प्रिंटिंग का मसला होगा। जी खैर बोले 47 कर लेते हैं। सॉरी ये 46 कर लिया मैंने, 47 कह रहे हैं आप लोग। हाँ सर ये वैसे ही सवाल है जैसे अभी हमने किए हैं इसके, तो चले मैं करा देता हूँ 47।
क्या है ये, यहाँ कहाँ से, पहले तो इधर था, अब इधर कैसे आ गया ये? अभी ये क्या जादू है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले तो ये जो लिखा हुआ था ये ऊपर आ रहा था, अभी नीचे कैसे हो गया? कंसंट्रेशन वो तो सी में भी हो रही है ना। हाँ मतलब वो ऐसे ही होता है ना, बहुत देर लगाता है, लेकिन असल लॉजिक तो पूरी एग्जाम है ना। वो आप जो कह रही है वो भी सही है बात, लेकिन वो परफेक्ट लॉजिक नहीं है। अच्छा एक सेकंड भाई, जरा ये जरा मेरा टैबलेट थोड़ा सा तंग कर रहा था, मैं इसकी तस्वीर, हाँ ले लो निकालो। अच्छा भाई चलो 47, कौन अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी बताएगा इन गरीबों को, बेचारों को, जाहिलों को कैसे होगा? कौन है क्लास में वो खुशनसीब जो मशले राह बनेगा, जुगनू बनेगा, जुगनू? कोई भी नहीं है, सारे फारिग हो, किसी से भी नहीं हुआ 47? Sulfur dioxide is added to wines to prevent oxidation of ethanol by air. अच्छा, अब आपको गालिबन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेसी डिटरमिन द अमाउंट ऑफ SO2 a sample of wine is titrated with iodine. This reaction 1 mole of SO2 oxidizes by 1 mole of I2. सर ये तो आपको पता है ना कि आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होके बनते क्या हैं? I2, ठीक है। सो उसने कहा हुआ है 1 मोल, और आपको पता है SO2, उसने कहा है 1 मोल ऑफ SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल, ये तो -1 से 0 हुआ है ना। सो उसने बाय 1, अच्छा उल्टा लिखे ना, आयोडीन, इसके अंदर आयोडीन जो है वो 1 मोल ऑफ आयोडीन है ना सर, 2I माइनस में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। और ये पता है कैसे कन्वर्ट होता है? जब नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ये, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, एक का है -1 लेकिन 2 है ना यहाँ पे, दायरा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितने का चेंज है? डिक्रीज बाय 2 है ना, सो डिग्री है, डिग्रीज बाय 2 है सर, जी 1 2 नहीं करते। डिग्रीज बाय 2 का मतलब ये हुआ कि दैट इज कितने सर इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 गेन। अब उसने ये कहा हुआ है कि आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चेन निकालना है सर, तो वही काम करेंगे आप। तो अब सल्फर का, अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है तो SO2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सल्फर का कितना है? +4। सो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर को आपने, जाहिर है 2 इंक्रीज होना चाहिए ना सर, इसको भी इंक्रीज होना चाहिए बाय 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस रिएक्शन, तो +6 हो जाएगा ना, इंक्रीज बाय 2, तो ये चेंज आया +4 2 +6। यार ये तुम लोगों से कैसे नहीं हुआ, मैं ये हैरान हूं। अच्छा आपको रिलेशनशिप समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 2 का चेंज लाना है ना, अगर उसका डिक्रीज आया बाय 2, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द लेवल इलेक्ट्रॉन दिस शुड इंक्रीज बाय 2, ठीक है, क्योंकि पता है ना डिक्रीज और इंक्रीज बराबर होना चाहिए, सो इसका मतलब है कि यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 2, +4 से इंक्रीज होके +6 हो जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल? गुड, तो अब आप रेडॉक्स के चैंपियन हो गए हैं। चलिए ये काम यहाँ कंप्लीट हो गया, कल से